extravaganza. With the pride of having a galaxy of empowered people today in Orange City, greetings to all. This is Sanjeevani Bakale, thrilled and privileged to welcome you all to this 5th edition of the Orange City Literature Festival. We bring to you the topic of this moment, Overcoming Creative Blockage, Your Path to Creativity, a workshop by Mili Pandey Vikamshi. Introducing today's guest speaker, my honored dear Miss Mili Vikamshi, a visionary artist and educator from Lucknow, flourished early in drama and painting. Her talents shone at Lucknow College at Art, winning national awards and a Ministry of Culture scholarship. She is a renowned independent artist. Mili's solo exhibitions cemented her reputation. She co-founded the Alag Angle Community Art Center and she mentored students into prestigious designs, schools like NID and IIT, leaving an enduring mark on her art education. Her literary and film pursuits earned international recognition. Mili advocates for music, poetry, film, and social awareness. She exhibited globally her thought poems and creative films showcased internationally. She is also active in Nagpur's theatre scene and founded Alag Angle Community, Alag Angle Community Art Center and Makers Adda. Miss Mili remains a driving force in art and education, nurturing the next generation of artists. So please join me in extending a warm welcome to the stage for the renowned speaker, Miss Mili. But before I call her upon on the stage, let me have the glance at today's some upcoming sessions. Indu Hall at 2 p.m. and 2:40 p.m. on the Banyan Hall, Tamarind Hall, Mimasa Hall, Lebram Hall, Arjuna TR1 and TR2. So with a huge round of applause, ladies and gentlemen, over to you. हाँ, अभी आप 2 घंटे के लिए कैद हैं स्कूल में, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सेशन ऐसा 2 टाइम में डिवाइड होगा। तो हम बोले कि ये बात अधूरी रह जाती है तो हम बात पूरी करेंगे, ठीक है। एक बार तो स्पीच देते हैं और जो अंदर आया वो बाहर नहीं जा सकता। 2 सेशन के लिए अब बीच का डोर भी क्लोज कर दीजिए। इधर से एक को बुलाना है, वो काफी क्लोज वो आप पुश कीजिए फिर जाएगा। नहीं बोलना बंद कर दिया उधर तो बहुत ज़्यादा की कोई बात नहीं। खाने में बैठे हैं आपके लिए वो रिकॉर्डिंग है बाकी अभी वो जो आने वाले थे वो आ गए नहीं, वो गेट क्लोज है, फोन में कुछ उठा है, छोड़ दो वो उधर ही ठीक है। तो आज हम मिले हैं, मेरी तारीफ हो चुकी है और फिर से इन द नेक्स्ट जब आएगा ना तब हम लोग उसको देखेंगे, सोचेंगे कि क्या हम उस बातचीत को ब्रेक करें या कंटिन्यू रहने दें। अगर लगता है बोरिंग है तो फिर से इंट्रोडक्शन मेरा करवा देंगे, तो जो लोग भाग रहे हैं उसको देखेंगे। तो हम भी आप लोगों जैसे हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बात करने के लिए कि क्रिएटिव ब्लॉकेजेस होता क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बैठे सारे लोगों को ब्लॉकेजेस आएंगे हैं, वो बस ये समझने के लिए हम बैठे हैं। हम आपस में बैठ के चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि ये क्रिएटिव ब्लॉकेज वाली चीज़ होती क्या है। तो अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम दुनिया के बाहर से बात नहीं करेंगे, हम अपने देश के एग्जाम्पल्स लेंगे। आप किसी बड़े म्यूजिशियन को ले लें, किसी आर्टिस्ट को ले लें, किसी आम इंसान को ले लें, आप टाटा, बिरला, अंबानी, किसी को भी ले लें।
बात क्रिएटिविटी की है तो हर किसी के अंदर वो क्रिएटिविटी होती है। हम जब छोटे होते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, पर धीरे धीरे हमारे जो चॉइसेस हैं उस पर या तो हम हावी होते हैं या तो लोग हमारे चॉइसेस पे हावी हो जाते हैं। अब आएंगे जाएंगे बात, तो हमको ये सोचना पड़ता है बाय द टाइम। हम छोटे होते हैं तो मैथ्स में भी अच्छे होते हैं, हम सारे सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। आप सेकंड थर्ड में आना शुरू होते हैं तो आपको बताया जाता है, ये कौन बताता है ये आप डिसाइड करिएगा कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तुम साइंस में बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम स्टेज पे खड़े हो जाओ माइक लेके। आपके एक एक खूबी को लोग बताते हैं और आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं। पर जो बच्चा या जो वो छोटा बच्चा जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, उसको बताया जाता है कि तुम मैथ्स में वीक हो। म्यूजिक में अगर आप क्वायर में सिलेक्शन नहीं होता है आपका, तो आप मान लेते हैं कि सरस्वती माँ ने आपसे अपना आशीर्वाद हटा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो हमको बैठ के जज करते हैं और वो बताते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर के रैंक में आते हैं वो कितने क्रिएटिव लाइफ है। वो छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ की बात कर रहे हैं। तो फेलियर जो होते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि फेलियर होता है जो उसको उस चीज को पाने की जद्दोजहद रहती है। जिसको नहीं मिलता है ना उसको ज्यादा भूख लगती है, जिसको नहीं मिलता है समय कुछ कर पाने का उसको ज्यादा तड़प रहती है। तो क्रिएटिविटी के ब्लॉकेजेस आते कहाँ से? बहुत बार तो हमको ये बताया जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं। और ये बताने वाले कौन होते हैं? ये बताने वाले हमारे आसपास के लोग होते हैं। ये कोई स्कूल होता है, छोटे बच्चे को बताया जाता है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, जिसको ये नहीं पता होता है कि दुनिया क्या है। हर किसी का डेवलपमेंट अपने अपने लेवल पे होता है, तो हम किसी को किसी पैरामीटर में जज नहीं कर सकते। ये प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हम इंसान हैं और बोलते ना भगवान ने बनाया है, और हर किसी को भगवान ने बहुत सलीके से बनाया है, पर्सनल टाइम लेके बनाया है। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट्स तो डाल के भेजा ही। हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या है और हम किस तरह से अपने उस क्वालिटी को लेकर आगे बढ़े। ये मेन बात होती है और वो छोटा बच्चा नहीं समझ सकता है इस बात। कुछ लोग होते हैं जिद्दी, बचपन से जिद्दी होते हैं। आप बोलेंगे राइट साइड चलो तो लेफ्ट साइड नहीं चले, तो हर कोई नहीं होता। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि किसी के कहने से उनकी कुछ क्रिएटिविटी सफर करती है। अभी उस बच्चे को हम वहीं रखते हैं। अभी हमारे अंदर क्रिएटिविटी की ब्लॉकेजेस क्यों आती है? आपने देशपांडे हॉल का नाम सुना होगा सिविल लाइंस में। देशपांडे जी के ऊपर कितनी अच्छी मराठी में मूवी बनी है। प्लीज आप लोगों ने अगर मराठी में वसंतराव देशपांडे पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा आपने। क्रिएटिविटी के लिए आपको कोई बहुत खुला आसमान, खुला फ्रीडम नहीं दिया जाता है, और हम सबको इस दुनिया में रहकर अपनी क्रिएटिविटी को निखारना होता है। संसार में रह के ही करना होता है, उससे बाहर निकल के हम कुछ नहीं कर सकते। वसंतराव देशपांडे जी की मूवी में से बहुत सारे लोगों को ये पता चला होगा कि जब उनको नेफा बॉर्डर पे भेज दिया गया था, उनसे लिखा नहीं जा रहा था, उनसे गाया नहीं जा रहा था, वो मिस कर रहे थे। अभी हमारे पास एक डिवाइस आया है लाइफ में। आप जब रील्स स्क्रॉल करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो कितना समय आपका चला जाता है आपको पता नहीं लगता। और अल्टीमेटली जब हम उसको कंक्लूजन निकालते हैं कि ये स्क्रॉल करते 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 डेफिनेटली वो जो रील्स बन रहे हैं बहुत क्रिएटिव है, और आप जिस चीज़ को देखते हैं उसी का एडिशन आपको आगे वाले टाइम में दिखता है, और आप उसको देखने के चक्कर में बहुत दूर चले जाते हैं। कितने किलोमीटर, कितना टाइम आपका चला जाता है पता नहीं होता। आप देखिए सड़क पे चल के हर कोई मोबाइल में, चार दोस्त मिल रहे हैं तो भी मोबाइल में बैठ रहे थे। मोबाइल गलत नहीं है, पर उसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। हम लोग जब अपना काम कर रहे हैं, अपना नहीं, हर किसी के पास एक स्किल होता है, कोई अपने स्किल को समझना,
अपने उस गुण को समझना और फिर उसको सही समय देना, उसके लिए हमको काम करना पड़ता है। काम ऐसा करना पड़ता है कि आप समझिए वो आपका प्यार है और आप सबके साथ रह के भी उसके लिए समय निकालते हैं। हम क्योंकि सोशल एनिमल हैं, हमको लोगों की जरूरत पड़ती है और अगर हमारे लाइफ में लोग नहीं होंगे हम एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। सिर्फ नेचर सब कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम नेचर समझते हैं, हम इमोशंस समझते हैं, वो सारे 9 रसों को समझते हैं और फिर उसको अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने तरह के हुनर में माहिर होते हैं। हम सिर्फ पेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइटर्स हैं, पोएट हैं। अब देखिए कबीरदास जी को कभी क्रिएटिव ब्लॉकेजेस नहीं आए होंगे, वो अपने काम से जुलाए थे, कपड़ा बुनते थे, ताना बाना जोड़ना और बिनना उनका काम था। उनको कुछ मतलब नहीं था कि आज जो मेरी पोइट्री या जो वो लिख रहे हैं उसको पोइट्री कहते हैं। साखी, सबद, सबीरा, दोहा, चौपाई, छंद, ये सारी चीजों में उनको ज्ञान नहीं था, वो अनपढ़ थे। वो बाद में उनको क्या पता था कि पूरी जिंदगी उनकी ऐसी जाएगी और जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो कबीर पंथी लोग होंगे, कबीर फेस्टिवल होने लगेगा, कबीर के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है। कबीर कैफे है जिसमें लोग कबीर को कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर उनके जिंदा रहते इतना सब कुछ हो गया होता तो शायद कबीरदास जी ने जो लिखा है वो नहीं लिख सके होंगे। वो उनकी लाइफ जर्नी थी, वो उनका प्रेम था, वो उनका आध्यात्म था, वो उनका चिंतन था जो एक्सप्रेस हुआ। उनको नहीं था कोई डिस्टर्बेंस लाइफ में। तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। हम वो डिसिप्लिन अगर अपने लाइफ में रखते हैं तो हमको क्रिएटिव ब्लॉकेजेस कभी नहीं आते। अगर आप राइटर हैं, अगर आप पोएट हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप सिनेमाटोग्राफर हैं, अगर आप कोई ड्रामा करने वाले हैं या ड्रामा लिखने वाले हैं, तो आपको कीप डूइंग। ये प्रोसेस को करते रहना पड़ता है और वो प्रोसेस करते रहने से ही कुछ नया मिलता है। अब देखिए चंद्रयान जा रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं उसको बहुत प्रैक्टिस लगती है, हर दिन हम उस पर करते जाते हैं। मेरी एक लाइन है कि जिंदगी अपने तजुर्बे से रोज कुछ सिखाती है और हम हर दिन धीरे धीरे से कुछ बनते ही जाते हैं। तो अगर हम करना छोड़ देते हैं, हम वो काम करने की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हम उससे कट जाते हैं। हम अपने आप को बहुत सारी चीजों में एंगेज कर देते हैं तो भी हमारा क्रिएटिविटी पे इफेक्ट होता है। तो हमको जो चीजें प्रायोरिटी पे हैं वो करते हुए अपनी इस काम के लिए, जो भी आपके क्रिएटिव ब्लॉकेजेस का सब्जेक्ट है, आप जिस भी फील्ड में हो, क्योंकि ये कॉमन बात हो रही है, आप जो भी कर रहे हो उसको प्रॉपर नियम से, डिसिप्लिन से, अनुशासन से करना चाहिए। वो होने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप उषा उत्तुप जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उषा उत्तुप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करने वाली, एक लंबी काठी की, डार्क कॉम्प्लेक्शन की एक ऐसी लेडी जो साड़ी पहन के गाना गाती है और वो उम्र हो गई है उनके लगभग 80 के लगभग हो गई है और वो स्नीकर्स पहन के, साड़ी पहन के प्रोग्राम करती हैं और बहुत सारा फूल लगा के पूरा इंडियन लुक दिखता है उनके अंदर। और वहीं पे आप बाकी सिंगर्स को लें, वो बिल्कुल अच्छी कोमल आवाज, देखने में सुंदर, सब कुछ अच्छा अच्छा था। वहाँ पे आप विकल्प देखिए, बिल्कुल दूसरा पहलू है उषा उत्तुप जी का। बट आज वो माइलस्टोन है, आज उनके आवाज के लोग कायल हैं। अगर वो बचपन में ये सोच लेती कि क्या कैसे गाती है उनकी आवाज को, ये बंद कर देगी मेरी आवाज वैसे भी जाएगी नहीं, अब मेरी आवाज वैसे भी आएगी। तो अगर उषा उत्तुप को किसी ने बचपन में बोला होता कि आपकी आवाज कैसी मोटी भद्दी है, आप दिखने में भद्दी है, आपका काठी भद्दा है, तो क्या वो यहाँ तक पहुँच पाती? और ऐसी आप हैंडमाइक दे दीजिए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज स्नीकर्स लोगों को कूल फील कराता है, लोग साड़ी के नीचे शूज पहनते हैं। हमारा
मेन यहाँ पर सोचना ये है कि हमको हमारे टाइम के साथ रहना है। आप सब आंखें बंद करिए, आपको हम एक कविता बताते हैं। आप थोड़ी देर के लिए हर कोई अपने आप को पोएट समझ लीजिए। प्लीज आंखें बंद करिए। और इसके बाद कुछ बातें होंगी और आपके पास पेन, पेपर, मोबाइल जैसा भी है उसमें हम कुछ काम शुरू करेंगे। तो आप सब थोड़े टाइम के लिए, मेरी कविता होने तक के लिए पोएट हैं, तो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी कि मेरी कविता मुझे मुझ तक पहुंचाती है। मेरी कविता मुझे मुझ तक पहुंचाती है और शांत कराती है, रास्ता दिखाती है। मेरी कविता मुझे मुझ तक पहुंचाती है और शांत कराती है, रास्ता दिखाती है, चिंतन करने में साथ चलती है। सोचने में मतलब हमारे साथ चलती है। मैं उदास हूँ तो लिखवाती है, खुश रहूं तो महसूस कराती है। मैं कुछ देखकर विचलित हो जाऊं यानी परेशान हो जाऊं तो मुझे ऊर्जा दिलाती है, एनर्जी दिलाती है। मैं जो महसूस करूं उसे व्यक्त करने में हमेशा सुलझाती है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं। मैं व्याकरण और मात्राओं में कमजोर हूँ, पर मेरी कविता मुझे मजबूत बनाती है। और वो कभी कहती ही नहीं कि तुम व्याकरण सीख के आओ, और वो तो बस कहती है लिखते जाओ जो तुम्हें महसूस होता है। खुशियाँ ही नहीं, दुख को भी सबके सुनते जाओ, और अपना ही नहीं सबका कहते जाओ, लिखते जाओ। तो ये जो कविता है, ये कविता आपको आप तक पहुंचाती है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं, शांत होना, चिंतन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और रूटीन से काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आप आंखें खोल सकते हैं और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दें उनको, ताकि हम आपको एक वर्कशॉप का टास्क दें। जैसे कि कोई राइटर है, कोई ड्रामा करना चाहता है, कोई आर्टिस्ट है, मतलब यहाँ पे जो बैठे हैं हर कोई क्रिएटिव है, हम जानते हैं, 100% जानते हैं। तो आप हमको फटाफट एक लाइन से अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो हम अपना वर्कशॉप का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी आपका शॉप। मेरा नाम विशाल है, मेरा मामा का काम है मेडिसिन का। और आपके शॉप से? नहीं, ऐसा शॉप नहीं है, जस्ट लाइक क्रिएटिविटी के बारे में सुना। अच्छा, ओके। मेरा नाम आदित्य है और मैं लॉयर हूँ, और मुझे फिल्मों का बहुत शौक है देखने का, और उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं बना दूँ, उस वजह से मेरा नाम यथार्थ है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे साइंस में एक्सपेरिमेंटिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन साइंस में इंटरेस्ट और केमिकल डिजाइनिंग, केमिकल्स के बारे में पढ़ना, एनिमल्स की स्टडी करना। मेरा नाम रोज है, मैं स्टूडेंट हूँ एंड मुझे म्यूजिक एंड लिटरेचर स्पेशली ट्रैवल। मेरा नाम तनिष्क है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे म्यूजिक एंड। मेरा नाम सर्वेश है, मैं बायोटेक स्टूडेंट हूँ और मुझे मराठी कविता लिखना पसंद है। मेरा नाम बालप्रीत है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और अभी सर्च में हूँ कि क्या क्रिएटिविटी आ सकता है या पा सकता हूँ। अब मुझे टास्क मिलेगा, सही नहीं? मेरा नाम सर्वेश है,
बाय प्रोफेशन IT प्रोफेशनल हूँ, लेकिन बाय पैशन आई एम फोटोग्राफर एंड थोड़ा बहुत प्रोफेशन। नमस्कार, मेरा नाम ओम उगड़े है। मैं नागपुर में ओपन माइक होस्ट करता हूँ, जहाँ पे कॉमेडियंस, पोएट, स्टोरी टेलर्स आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को अपनी राइटिंग्स के बारे में बताते हैं। मैं खुद एक कॉमिक हूँ, मुझे पोएट्री लिखने का शौक है, कॉमिक लिखने का शौक है, राइटर इंटरव्यू। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं ऑडिट ऑफिसर हूँ और क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ बस। हेलो मैम, आई एम वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट ऑफिसर और मुझे सिंगिंग का और स्केच आर्टिस्ट का भी न्यूली डेवलप वो है, तो उसका बड़ा शौक है। नमस्कार, मेरा नाम सागर परानी है और मैंने अभी रिसेंटली नवंबर में मेरे CA फाइनल एग्जाम्स दिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे गए। मैं भी CA बन जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ में। और ये मेरा प्रोफेशन है, बट मेरा पैशन है पढ़ाना। मुझे पढ़ाना बोलना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ वक्त कब गुजर जाता है। So one of my passions is teaching and दूसरा मुझे टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलरली फोन्स का बहुत शौक है। नमस्कार, मेरा नाम यश रामजी है और अभी BBA कर रहा हूँ, बट मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। लाइक बुक्स नहीं, किताबें तो बोर हो जाती है, बट कविता है या फिर ऐसा कुछ। क्लासिकल सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आता नहीं है पर एप्रिशिएशन हाँ कान से आता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौफिक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड एज ए क्रिएटिविटी मुझे ड्रॉ, स्केचिंग, पेंटिंग करना बहुत पसंद है एंड क्लासिकल म्यूजिक एंड कथक मेरे को बहुत पसंद है। वैसे क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं है, बस मेरे को ये सुनना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता और मुझे स्केचिंग, कार्टून स्केचिंग और सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, नॉर्मली ड्राइंग्स। हेलो, मेरा नाम मानसी है और मुझे लिखना बहुत पसंद है। हेलो, मेरा नाम जया है, मैं बीटा स्टूडेंट हूँ, मुझे म्यूजिक और एक्टिंग। हाय, मेरा नाम सलोनी है और मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ और मुझे लिखना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मैं न्यूज़ की पढ़ती हूँ, फिक्शन। हाय, मेरा नाम अमर है, मुझे सोशल रहना और हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना पसंद है। माय नेम इज श्रेयस कुसारी एंड आई एम स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन, तो मुझे फिल्म्स एंड क्रिकेट बहुत पसंद है। My name is Sachin Dev and I am PTA designer. My hobby is photography and traveling and to explore each and everything like to relate it to art and thought. Thank you, sir. My name is Madhav and I am a student and my hobby is cricket sports. My name is Hidakshi Budade and I am a student and I like to dance. Like I also like to make videos. I have my own band for many years and I like to dance and painting. आप कौन से क्लास में? 9th। हमारे पास हमारे बीच ही एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। I am Priyanshi. I study in 11th grade. I like sketching and listening to music. I like a lot of things. Thank you. मेरा नाम संदीप अग्रवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CA के अलावा सब कुछ करता हूँ। लिखता हूँ, पोएट्री भी लिखता हूँ, गाता हूँ, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ और अभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, लोगों को क्योर करता हूँ एक्यूप्रेशर से। अभी पोस्चर इम्प्रूवमेंट मेरी पैशन है, अभी करंट पैशन बच्चों का पोस्चर इम्प्रूव Hello everyone, my name is Ashwini. My profession I am a banker. However, my hobbies are traveling, art, music, and I read some books sometimes when I find time. Thank you. ठीक है। Actually, so sorry, हमको actually जाना पड़ेगा, हमको कॉल आया था, volunteers को बुलाया है। अच्छा, तुम वॉलंटियर हो? Yes. हाँ, यार बोलो कि मेरे नाम ने लॉक करके रखा है, अंदर आ सकता है, कोई बाहर कोई नहीं जा सकता। हमने ना बोला, अर्शिया मैम को बोला हमने, बट नहीं, बोलो कि नहीं अब नहीं आ सकते, हम बहुत अच्छा एक सेशन कर रहे हैं। नहीं, बोलो कि नहीं आपने बोला। ओके, अब यहाँ पे मैं बाहर लॉक करवा दीजिए, जो अंदर आए बस वही जा सकता है, बाहर जाने के रास्ते करते हैं। ये पहले ही हो गया था। मेरे जो दोस्त बाद में अंदर आए हैं वो कुछ चीज़ें मिस किए हैं, तो सॉरी, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो
आप जो एक यूनिफॉर्म में हैं, तो सारे लोग एक यूनिफॉर्म में हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं। अरे वाह, आप ही 5 हैं, वेरी गुड। आप लाइन से 5 लोग आ जाइए सामने। अब आपको आशिया मैम क्या प्रणाम मैम मेरी बुलाएंगे, आ जाइए। और आप लोग 5 लोगों की टीम बनेगी अभी आप में, ठीक है? हाँ, आप अलग अलग हो जाइए। और 26 लोग हैं यहाँ पे, तो हर ग्रुप में 4-4 लोग चले जाइए। कोशिश करिए कि एक जैसे ना हो। आप सबकी चॉइसेस अलग अलग है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4 लोग इनके साथ आ जाइए, 1 2 3 4 आ जाइए। और उसके बाद के 4 लोग उनके साथ आ जाइए। नाम लिखना है सॉरी। और 4 लोग उनके साथ आ जाइए, सीए जो पढ़ रहे हैं उनके साथ। और बच्चे 4 लोग इनके साथ आ जाइए। और जो बच्चे लोग हैं आपको 10-6 मिल जाएंगे। आप 5 लोग अपना अपना ग्रुप अलग अलग डिस्टेंस पे कर लीजिए। 5-5 लोग एक साथ हो जाइए। अरे पहले भी सुनना है ना, अब आपको टाइम देंगे, आपका पर्सनल। अभी देखिए आपके ग्रुप में बहुत अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं। कोई डांस करना पसंद करता है, कोई लिखना पसंद करता है, कोई अपना सीए वाला नॉलेज भी आपको देंगे। तो ठीक है, आपको आपके ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके एक चीज बनानी है। आपको रबर इरेजर का इन्वेंशन, ये सब्जेक्ट मिला है हमारे पास। स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग को, हाँ यस। तो आप अपने हर तरह के हुनर को दिखाइए। उसमें पोएट्री, डांस, किसी फिल्म के डायलॉग, कोई भी चीज, किसी भी डायरेक्शन में आप ढूंढने के लिए फ्री हैं। आपका सब्जेक्ट है कि आपको इरेजर का इन्वेंशन कैसे हुआ, इस पे एक स्टोरी क्रिएट करनी है और यहाँ पे परफॉर्म करना है विद डायलॉग। आपके ग्रुप में कोई डांसर है तो डांस नहीं कर सकता है। आपको ख्याल में पुलाव पकाने हैं कि इरेजर का इन्वेंशन कैसे हुआ। और 5 यहाँ पे परफॉर्मेंस होंगे। आपको हम टाइम देते हैं, कितना चाहते हैं? अरे फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है मैम। आप टाइम बजा रखिएगा। 30 मिनट के बाद अंदर आ सकते हो, बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? तो आपका ग्रुप रेडी हो चुका है। आप एक एक कॉर्नर में हो जाइए, नहीं तो कोई आपका आइडिया न ले। तो आप लोग मिलकर इरेजर का इन्वेंशन कैसे होगा, इसमें आपको ख्याली पुलाव पकाने हैं अपने तरीके से। तो पकाइए। हाँ, आप चेयर को राउंड राउंड सब कर सकते हैं। तो पिंगाना करेंगे। पावर कहाँ है यहाँ अच्छा लकी भी है क्या? ज़्यादा लोग इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, क्या किस तरह से
आपके पास अभी 10 मिनट हैं। मस्त
आपके पास 5 मिनट है। So set.
Yes, key point, silent please, silent, silent. अरे सब स्पीकर हो गए। हाँ, तो सविनय निवेदन है कि हमारे दोस्त सविनय अपनी टीम के साथ आगे आए और हमारा पहला क्रिएटिव ब्लॉकेजेस से कैसे निकलना है इसका पहला टास्क। हाँ हमको पता है आप लोग बहुत बिजी हैं, शांत हो जाए, एक दूसरे को देखेंगे सुनेंगे भी हम लोग। हेलो हेलो हेलो, अब आपका समय खत्म हो चुका है। अब हाँ, तो अभी जो लोग बाद में आए हैं उनको बता दें हम कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी बातें की थी क्रिएटिव ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं उस पर, और हमने एक टास्क दिया कि अरे यार, अरे कोई तो सुनो यार, उनको सुनते यार ना, यानी क्रिएटिविटी इतनी मस्त चीज होती है ना। हाँ सब इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो पिछले कुछ महीने कुछ मिनट काम किया है
इतने जल्दी तो होता नहीं है कोई वर्कशॉप, बट इतने कम टाइम में हमने जो काम किया है दिख रहा है लोग कितने सीरियस हैं। तो जो मेहनत करी गई है पिछले 15 मिनट से आधे घंटे से वो हम लोग देखेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरे का हो रहा है तो हम बातें करेंगे, ठीक है। तो टीम सबसे पहले आती है आपकी, और प्राइज लेने के लिए तो मेरे घर आना पड़ेगा, हम आपको चॉकलेट खिलाएंगे, प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, सॉरी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। 1:11 हो गया, आपको 21 पे अपलोड देंगे। ये आपका ये जो बीच में स्पेस है आप सभी से निवेदन है, अब थोड़ा ध्यान इधर भी दीजिए, हमने भी मेहनत करी है, हमारा भी थोड़ा देखिए। तो हम एक कहानी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैडम ने टाइम दिया और सपोर्टिंग जो भी बना पाए। बेटा एक मिनट, तो आपको हम लोग भी देख पा रहे हैं, तो आप उधर से आइए, उधर से आप उधर आ सकते हो बेटा? हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ आ सकते हो? कैमरा इधर लगा है ना? हाँ, वो अच्छा नहीं, वो कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, उधर आ जाते हैं। कनेक्ट है। ये आपका स्टेज है और उधर ऑडियंस, और ऑडियंस चाहे तो इधर भी आ सकते हैं। हाँ सर, फिर से बोलिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से शुरू से। तो एक हमारी कहानी है जिसमें हमारे मुख्य पात्र का नाम है माधव। माधव अपने पिताजी को माधव, मैं कहानी बताऊंगा, एक्ट इधर चल रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, सुनते मेरे को रहिएगा। माधव अपने पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मुंबई जाना है और वहां जाके एक्टिंग करनी है। इनके फादर इनको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं यार, समझा करो, मेरे पास ही रहो, मुझे जरूरत भी है तुम्हारी, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे कि नहीं पिताजी मुझे तो जाना है। तो फादर का दिल भी लास्ट में पसीज जाता थोड़ा कि चलो कोई नहीं, अपना ड्रीम पूरा करिए वहां जाके। तो फादर लास्ट में उनको हंसते हुए थोड़ा विदा करते हैं। यहाँ से हमारे माधव आ जाते हैं मुंबई, और फिर वहाँ आके थोड़ा काम ढूंढते हैं, थोड़े दिन परेशान रहते हैं, काम मिलता नहीं है। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम गुजरता जाता है, और माधव अब कुछ सालों के बाद, आज 23 साल के हो चुके हैं माधव। ये हमारे नए माधव दूसरे फेज के। माधव को काम नहीं मिलने के चक्कर में माधव बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आए, बहुत परेशान हो गए। अब उनको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। एक ऐसा फेज आ गया है कि माधव सोच रहे हैं कि यार जब कुछ है ही नहीं, पिताजी को भी परेशान करके किया है, घर पे भी सब परेशान है, तो क्यों ना इस जीवन को ही खत्म करा जाए। इवन उनका सुसाइड करने की इच्छा होती है। तब हमारी कहानी में आते हैं हमारे इरेजर हमारे आए हैं माधव को समझाने। क्या हुआ माधव? ये जिंदगी बेटा, इसको नए सिरे से जिया जा सकता है। चलो सब पुराना भूलते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं। सर, इरेजर का माधव के जीवन पे इतना अच्छा असर होता है कि माधव पुराना सब कुछ भूल के नया शुरू करने के तरफ बढ़ते हैं। और ये है हमारे नए फेज के माधव, जो एक हंसमुख और बहुत ही उल्लासमय जीवन जीते हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि माधव अब एक बिल्कुल नया फेज शुरू कर चुके हैं। जिनके जीवन में खुशी है, वो लोगों के देख के बहुत हैप्पी भी रहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते रहते हैं। और यही हमारे इरेजर का इस जीवन में काम रहता है कि हम पुराना जो भी नेगेटिव है वो भूल सके। और हमारे जीवन में एक हमारा जीवन जो है वो हमारी साक्षी दिखाना चाहिए, इस तरीके से हैप्पी जीवन होना चाहिए। थोड़ा सा डांस करो आप, एक लाइफ हो तो लाइफ कैसे एकदम हैप्पी रहेगी। कौन सा सॉन्ग गाना है? कौन सा गाने पे डांस करना है? इतनी सी हंसी। गा तो उतना कोई आता है किसी को? आता तो किसी को। इतनी सी हंसी, इतनी सी हंसी, ऐसा
आप बैठ जाइए। नेक्स्ट जल्दी जल्दी, हम चाहते हैं कि सबका परफॉर्मेंस हो, वरना टाइम कम हो गई तो आपको मिलेगा ये मौका। आइए अंजलि, आइए अंजलि, आइए आइए। अरे यार चलिए मानसी चाहिए। अरे भाई पहले कुछ चाहिए तो वो आगे हमारी कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। चलो अंजलि। अरे कुछ नहीं होगा, सुनो सुनो। चलो चलो जल्दी स्टार्ट करो। आप चाहते हैं ना सबका परफॉर्मेंस हो? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आपको ये तो हमने गलतियां करना तभी तो इरेजर आया। आपका चॉकलेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हमारा एक्ट है दी जंगल बुक का। एज यू ऑल नो जंगल बुक क्या स्टोरी थी मोगली की। सो वन डे ये जंगल बुक का एक अनसुना अध्याय है, राइटर की तरफ से एक अनसुना अध्याय। नॉर्मल दिन के हिसाब से बल्लू, बगीरा और मोगली घूम रहे हैं। भाई मैं शेर खान से परेशान होता हूँ, आता है खाने और मार खा के भग जाता हूँ। क्या करूँ मैं इसका शेर? यार मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने मेरी लाइंस नहीं लिखी थी, पर शायद कुछ ऐसा मिल जाए हमें जिससे हम उसे भगा सकते हैं। मैंने सुना है शेर खान तेरी मौसी का लड़का है। मौसी का लड़का है ना? अच्छा वो अच्छा ऐसा रिलेशन था। मुझे भाई ये बताओ कि ये चीज को खाते कैसे हैं? शायद ये सफेद गोला नारियल ही है, पर इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। ये मुझे पेट के पास पड़ा हुआ मिला था। अब यहाँ सब अपना दिमाग लगाते हुए, जैसे हमारे बल्लू हैं वही समझा सकते हैं इन इडियट्स को कि ये कुछ खाने की चीज नहीं है। सफेद दिखने वाली हर चीज खाने की नहीं हो सकती है। अब बल्लू बताएंगे कि ये क्या है, वो सोचेंगे। मुझे लगता है इसका काम कुछ खेलने के लिए हो। क्योंकि आपका दिमाग भी साफ हो चुका है मेरी तरह, जैसे अभी सबका होने वाला है यहाँ पे। अब ये खेलते खेलते तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मोगली ये जो आप देख रहे हैं जंगल बुक का अनसुना अनदेखा अध्याय, ये अध्याय इसीलिए आपने जंगल बुक में नहीं देखा क्योंकि ये इरेज हो चुका था।
Guys, attention please. Shall we start? Yes, yes. कहानी है 200 साल पुरानी, लिखे हुए गम को मिटानी, ये चीज थी बड़ी काम आनी, इरेजर की है ये कहानी। तालियां। टॉपिक पेपर में कुछ कर रहा है, पर अभी उसके पेपर में कुछ गिर जाता है। अरे यार शिट, क्या करूं अब? घूम क्या करूं अब? गम में फिर वो मारा जग भर। दूसरों के गमों को मिटाता हूँ, पर मेरी गलतियों को कौन मिटाएगा? मैं हूँ एक खुदगर्ज। अरे भाई तू है कौन? अरे मैं इरेजर हूँ। क्या? इरेजर। तुम्हारा काम क्या है? खोर रबर। मतलब खोर रबर। खो र ब र। तुम काम क्या करते हो? मैं तुम्हारी गलतियाँ मिटाता हूँ। कौन सी गलती? जो तुम अपने कागजों पर लिखते हो। वो तो पहले मोम से भी करते थे, तुम्हें क्या खास बात? मैं एक नेचुरली हूँ, मुझे पेड़ों और पहाड़ियों से बनाया। और तुम्हें यूज करके हमारा काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे? मैं एक छोटी सी वस्तु हूँ, उसे आप अपने हाथों में पकड़कर आप रेस कर सकते हो। आप पहले जो चारकोल से यूज करते थे, आप ये से मिट दीजिए। काश हमें वो रबड़ मिल जाए। काश हमें रबड़ मिल जाए। हमें जिससे अपना दर्द मिटाए। हम जिससे अपना दर्द मिटाए। हम वो खुद डोर से बनाए। हम वो खुद डोर से बनाए। खुद के जीवन को जी लगाए। खुद के जीवन को गले लगाए। डोर प्लीज क्लोज कर दीजिए। साइलेंट 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 साइलेंट। अरे खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इतने खुश मत हो, थोड़ा रुको। बहुत कम टाइम है सर, शूट करिए। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। क्या बात है? कई साल पहले की बात है। मैं समय हूँ। ये कहानी है एक पेंसिल और इरेजर की। तो हमारी पेंसिल पढ़ा रही है। मैं एक क्लमसी इंसान हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बस चलना है, आगे बढ़ना है। गलतियाँ तो होते रहेगी, अब तो हो गया वो हो गया। ये पेपर है, ये बहुत परेशान होते रहती है। मत कर, मैं थक चुकी हूँ। मैं परेशान। हे भगवान, कोई है, कोई तो छुटकारा दिलाओ इससे। अब जो हो गया वो हो गया ना। अरे दीवानो, मैं हूँ इरेजर। मेरे सामने गलतियाँ करो तुम। कौन? क्या कर दोगे तुम? ठीक है, अब हो गया। अब मैं भी थक गई। मेरे रहते तुम गलतियाँ नहीं कर पाओगी। करो। अब मैं ठीक है भाई, ठीक से कर देती हूँ।
गलतियां करना तो हमारा फर्ज है, इंसान है। और जो गलतियों करने के बाद इरेजर के बाद जो बचते हैं वो है ये हमारा अहंकार है। ये इरेजर हमारे अहंकार को मिटाता है और जो बच जाते हैं वो है ये। जिस गलतियों से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं, एक सीख। एक ही है, वेरी गुड, हम टाइम पे चल रहे हैं। कौन क्या आइए आइए जल्दी आइए। अरे अरे तुमको करना है, तुम लोग बाद में करना। स्टार्ट। मैं हूँ समय। आज सुनते हैं समय की कहानी, समय की जुबानी। आवाज आ रही है। यहाँ पर दो इंसान हैं, वो अपने लाइफ में व्यस्त है। कोई दो इंसान है, मैं भी नहीं सकता। दोनों अपने लाइफ में व्यस्त है, दोनों के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, अच्छी बुरी। एकदम से दोनों के साथ कुछ बुरा होने लगता है। लाइफ की परेशानियां, रिलेशनशिप्स, डिप्रेशन, खुद के थॉट्स, अच्छे बुरे सब कुछ यादों से भर चुके हैं वो दोनों। एक तय करता है कि वो अपनी यादें मिटा देगा, क्या दूसरे इंसान ने अपनी यादें मिटाई? नहीं, उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा। उसने, क्योंकि जब हम यादें मिटाते हैं तो भले ही हम उस कागज को कोरा बना देंगे फिर से, बट जो निशान रह जाएंगे वो हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। जैसे हमने वो दोहा सुना है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से पे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो जो निशान है, वो जो कलम के निशान है, वो कैसे मिटाएंगे हम? जब खुरेद कर हमको जब बनाए गए, और ज्यादा जब मिटाने जाता है ना तो पन्ना फट जाता है, लाइफ फट जाती है। तो जब आखिर में जब जो इंसान मिटा रहा था उसके पास तो कुछ भी नहीं रह गया, सब खाली, एक पिटारा जो खाली है। पर जिस इंसान ने नहीं मिटाया उसके पास एक यादों का पिटारा है। पन्ने हैं खराब हो चुके हैं काट कर, पर यादों का एक पिटारा है जिसे उसने अच्छे बुरे जिस भी चीजों से संजो कर जो यादों का पिटारा बनाया है, वो आखिर में उसके पास रह जाएगा जो अपनी यादें नहीं मिटाता। बस थैंक यू। हम लोग बिल्कुल टाइम पे हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाइए। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात कि हमने बहुत कम टाइम में कुछ बनाया बगैर किसी जजमेंट के कि किसको फर्स्ट मिलेगा। ऐसा फर्स्ट कुछ नहीं होता, जिसको जो पसंद आता है, जिसकी जो लाइकिंग होती है उसके हिसाब से होता है। उन्होंने बोला कि रही मन धागा प्रेम का, वो जो आपके सामने बोला कि टूटे गांठ पड़ जाए, वैसे ही है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सगान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। वो पत्थर बकेट के बार बार आने जाने से ही निशान बनाती है। तो क्रिएटिव ब्लॉकेजेस का कोई रास्ता नहीं है, कीप डूइंग। और अपने काम को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के ये गैजेट को हमको कितना यूज करना है ये ध्यान रखना होता है। और हम बहुत सही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किए हैं, और हर बार ऐसा नहीं होता कि मेरा कुछ प्री प्लान रहता है। हमने जो थोड़ी सी बातें करी उस बातों के अकॉर्डिंग हम सबके अंदर टैलेंट था। कोई नाच सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई गा सकता है, कोई लिख सकता है। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। अब ये बात ये है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्टिंग नहीं करते या जो भी चीजें हो रही हैं, अभी आपने जो प्लान करके किया
अभी आपने फन किया, पर उस फन को करने में आपको ये पता चल गया कि आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आपका पैशन है उसके लिए आपको सिर्फ फोकस करना पड़ता है। ये 30 मिनट्स में ये पॉसिबल था कि आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, सिर्फ एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें पता चला कि हर किसी के पास कुछ कुछ है। और हमने क्या किया, सब चीज़ों को लाकर एक मिश्रण बनाया, एक भेल बनाया, और वो भेल का यहाँ पे कितने अच्छे से हुआ, हम खेल पाए। आप हमारे ग्रुप में CSR है, इन्होंने देखो गाना भी गाया, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। तो क्रिएटिविटी का भी एज से कोई बंधन नहीं होता, हम सब छोटे हैं और वो छोटे बने रहना चाहिए, तभी मजा आता है। तो थैंक यू वेरी मच। हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से हम सब समझ गए कि क्रिएटिविटी के ब्लॉकेजेस हटाने के लिए क्या करना होता है। तो संगत आपको अच्छी रखनी है, आप ऐसे ही लोगों से दोस्ती करिए जो अच्छा काम करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, अरे यार दुनिया बर्बाद हो रही है, वहाँ दंगा हो रहा है, ठीक है जानो, पर वही मत राग अलापो। आप देखिए कि जब कोरोना हुआ था, जिस हम सबकी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ संकट आया, उभारा सिर्फ आर्ट ने। जो लोग अच्छे से सरवाइव किए हैं, जो लोग सब कुछ सुन रहे थे, ऐसा नहीं था कि सुन नहीं रहे थे कि क्या हो रहा दुनिया में, पर उन्होंने ही आपको जीने का सहारा दिया है। वो टेलीविजन के सीरियल हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स की पिक्चर हो, या जो भी हो, आपको वो कठिन समय से निकलने के लिए म्यूजिक, आर्ट और यही सारी चीज़ों ने हेल्प किया है। तो कीप डूइंग योर क्रिएटिव वर्क एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Yes. Thank you so much, ma'am. And there's a gift for you from our Raisoni group. और ऑडियंस प्लीज आप मुझे बताइए कि सेशन कैसा लगा आपको। एंड आप लोगों को देख के मैं एक्चुअली बीच में से आई, मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जो मैंने देखा सेकंड सेशन में, so you came with your ideas and whatever you did here ना, मैं खुद इतना एंजॉय कर रही थी हर सारी चीजें, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतने क्रिएटिविटी दिखाया। या दिस ऑल बिकॉज ऑफ मैम। इन्होंने जो ब्लॉकेजेस आपके माइंड में थे वो बहुत अच्छे से इरेज किए हुए है ना। थैंक यू सो मच।